नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिन्होंने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी और कहा कि जरा सी उकसाहट पर हद से ज्यादा जवाब देंगे। जी हां, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर बताया और कहा है कि अब पाकिस्तान की हर इंच जमीन ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में है। इन बयानों से ये तो ज्यादा स्पष्ट क्लियर तौर पर हो जाता है कि दुश्मन देश बौखलाया हुआ है। पहले भारत से पिटा और अब काबुली पठानों ने भी पाक को धो दिया। हालांकि ये बात अलग है कि फिलहाल अभी यहाँ पर सीज फायर हुआ है। तिल मिलाए पाकिस्तान और उसका आर्मी चीफ बहकी बहकी बातें करता है। और समझिए किस रूप में। बाकायदा ये कहा गया है कि पाक सेना ने अपनी क्षमता हर युद्ध में दिखाई और अब किसी भी दुश्मन को करारा जवाब दिया जाएगा। ये भी दावा किया गया कि उसके हथियार अब भारत का भूगोल बदल देंगे। ये सपने देख रहे हैं वो। हमला इतना करारा होगा कि भारत भूल नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, उसने कहा कि परमाणु देशों के बीच में युद्ध का कोई भी स्पेस नहीं है और भारत के हाथ में पूरे इलाके की शांति निर्भर है। ये बड़े दावे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। समझिए, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते जब ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गिरा था। सीज फायर की भीख मांग रहा था, लेकिन फिर से गीदड़ भपकी पर उतर आया है। दरअसल एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह से ब्रह्मोस की पहुंच है, उस ब्रह्मोस की पहुंच में पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन है। सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन साफ तौर से नजर आ गया था। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की क्षमता का प्रतीक है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ये भी कह चुके हैं कि मिसाइल वायुसेना, नेवी और थल सेना की बड़ी रीढ़ है। समझिए, राजनाथ सिंह की इसी बयान के बाद में अब पाकिस्तान डर गया है, परमाणु युद्ध की गीदड़ भमकी देना शुरू कर चुका है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। भारत को डराने का सपना देखना आखिर पाकिस्तान कब बंद करेगा? क्या ये धमकी पाकिस्तान की बौखलाहट का सबूत नहीं है? सवाल ये भी कि भारत की बढ़ती ताकत से पाक इतना असहज क्यों महसूस करता है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनकी करेंगे चर्चा। हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है वो जुड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ में जो खास मेहमान है आपको जल्दी से मिलवा देती हूँ। इस दौरान मेरे साथ में रिटायर्ड कर्नल, रक्षा विशेषज्ञ तौर पर संजीव मलिक जी जुड़ रखे हैं। बाकी अन्य सदस्य भी जैसे भी जुड़ेंगे वैसे ही मैं आपसे मिलवाती हूँ। संजीव मलिक जी, आखिर पाकिस्तान की एक बार फिर से ये गीदड़ भपकी आई है, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान कहता है कि इस बार ऐसा युद्ध होगा और ऐसा रिटेलिएट, ऐसी जवाबी कार्रवाई की जाएगी कि हिंदुस्तान का भूगोल बदल जाएगा। जरा बताइए। दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से ये बात स्पष्ट कही जा चुकी है कि भारत की सैन्य ताकत इतनी मजबूत है कि वो सीधे सीधे पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करने में सक्षम है। नैना, जय हिंद। आपको और आपके सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। आते हुए जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में दिया है नैना, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इससे ना तो हमें घबराने की जरूरत है, ना हमें कोई इसका इवन नोट लेने की जरूरत भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इनका फील्ड मार्शल मुनीर है, ही हैड ए लॉस ऑफ फेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इनके कुछ देश ऐसे हैं जो उनको डायरेक्टली नहीं कहते या अमेरिका नहीं कहता, क्योंकि वो शायद उनको बोलकर ह्यूमिलेट नहीं करना चाहते। और ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का जिस तरह से एक ये अंजाम दिया गया है चीज को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान का जो हश्र हुआ है, उससे कोई भी तरह अपने आप को बेवकूफ रख के अपने आप को अंधेरे में नहीं रखने वाला है। अभी देखिए, मुनीर के अंदर बहुत बड़ी कुंठा है और वो उसको खुलेआम जाहिर इसलिए नहीं कर पाते कि देखिए अभी नया नया ऑपरेशन सिंदूर है, दूसरे फ्रंट खुल चुके हैं और ऊपर से अमेरिका का दबाव है। नहीं तो उनके अंदर सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन, बेचैनी और शायद नींद भी नहीं आ रही होगी कि इंडिया के हाथों उन्होंने अपनी वो दुर्गति कराई है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। अब मैं बताता हूं, बहुत अच्छा वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कई मिथ टूट गए इससे। पहला मिथ तो ये हुआ कि पाकिस्तान जो भी करता रहे हम उसको सिर्फ निंदा करेंगे। नहीं, हालांकि ये ऑपरेशन ये उरी के बाद से टूट चुका, बालाकोट के टाइम में टूट चुका और अब अच्छी तरह टूटा है। दूसरी चीज हमने ये कि जो हमारे पे एक स्टैंप लगा हुआ था सॉफ्ट नेशन, हमने सॉफ्ट नेशन की उस चादर को उतार फेंका है। जी। पूरी दुनिया इस बात को जानती थी, अमेरिका को भी यहां तक उम्मीद नहीं थी, चाइना को उम्मीद नहीं थी कि भारत इस डेप्थ तक जाकर इतना नुकसान कराएगा और ये मैसेज देगा। तीसरी बात इसमें बताता हूं,
पाकिस्तान की हमने शुरुआत नहीं, डेप्थ के एरिया को टारगेट किया है, जहां जहां पे आतंकवादी इन्होंने छुपा रखे थे। जी हालांकि इन्होंने नई चाल शुरू कर दी है। अभी फ्रंट से लेके आतंकवादी को अड्डे को ये फिर डेप्थ में ले जा रहे हैं, और उनके जो फैलाव है, जो उनका वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ये श्रिंक कर रहे हैं, वर्टिकल ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के बजाय। जी ये भी सर। हमारी नजरों में है। अब ये ऐसा नहीं होता है, हमारे पास इंटेलिजेंस जो है, ये हमारे पाकिस्तानी भाई साहब कह सकते हैं, इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है ना, बहुत दिनों की बात नहीं है, शायद भूल गए। 105 सैटेलाइट एक ही लॉन्च में ऐसे ही नहीं किए थे। वो सिर्फ वहां पे जाके ऊपर से फोटो खींचने के लिए नहीं थे, जी उनका एक पर्पज था, मकसद था। हम हर इंटेलिजेंस को अपने एनालाइज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं। हमें पाकिस्तान में मालूम है कौन सी गाड़ी कहां किसकी मूव हो रही है। एनीवे, चलो ये तो हुआ इंटेलिजेंस का पास, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी अच्छा काम कर रही है, इंटेलिजेंस वाले अपना काम कर रहे हैं। जी अब बात आते हैं जो अभी लेटेस्ट धमकी है इनकी। जी सर। देखिए, पाव पाव बम सुना है आपने भी, सुना है सबने। ये बिल्कुल। पाव पाव कुछ नहीं है, ये इनकी भाषा है पाव पाव की। अगर आप एक एटॉमिक चलाएंगे तो पाकिस्तान मिट जाएगा, तैयार हो जाओ, कोई बात नहीं, हम भी मरेंगे। हमें हमें ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई चीज हमारे ऊपर आती है, गिरती है, हम बचेंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए ये नासूर खत्म हो जाएगा। रही बात, ये मुनीर जानते हैं इस बात को, मुनीर सिर्फ वहां पे अपना ग्राउंड को होल्ड करना चाहते हैं, अपनी गिरी हुई साख को समहाउ रेस्टोर करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ही चीज पे एकजुट हो सकता है कि वहां की आवाम को बेवकूफ बनाकर, आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है, एंटी इंडिया, कश्मीर का चूरण, ये सब चीजें बोल बोल के कश्मीर की वहां की आवाम को बेवकूफ बना के एकजुट किया जाता है। नहीं तो वहां की आवाम ने ना, आज जिस तराही से, इस परेशानी से गुजर रही है, वो जी, अपने आप में खड़ी हो जाने के लिए बहुत बड़ी मुसीबत करने वाली है, और ये दिन दूर नहीं है। अभी तो अफगानिस्तान चालू हुआ है ना, ठीक अभी है सर, बलूचिस्तान का यही भी जानने की मैं कोशिश भी कर रही थी। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से पैनलिस्ट इरशाद अहमद भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि PMLN के नेता हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इरशाद अहमद जी, आप ही का रुख करते हुए मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान में इस दौरान हम लगातार देखते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये कहा जाए कि महंगाई का स्तर बहुत ज्यादा है। आंतरिक मसले जो हैं वो चिंता का सबब है ही सरकार या सेना के लिए। सीमाओं पर एक बड़ा टेंशन, बड़ा कियोस्क तो नजर आता ही है। क्या इस तरह से ये जो धमकियां बताकर या इस तरह से एक माहौल बताकर इन सारे मामलों से अपना ध्यान भटकाने की, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश आपके जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, क्या वो कर रहे हैं कि भाई जनता को इसी रूप में उलझा कर रखो, बाकी सारी चीजें वो भूल जाएगी? बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें जो साहब बोल रहे थे अभी, ये उल्ट बोल रहे थे कि हम इलेक्शन को उलझाने में, आवाम को उलझाने में लगा देते हैं और पीछे चोरी चकारी करते हैं। ये आप लोग कर रहे हैं, आपकी हुकूमत कर रही है। आप देखिए, ये चूरन चटनी जो बेच रहा है, मोदी सरकार बेच रही है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ। कभी काबुल के नाम से, कभी तहरीक तालिबान के नाम से, कभी बलूचिस्तान के नाम से, कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा के, और कश्मीर का चूरन भी आप ही बेचते हैं। हम तो इंशाल्लाह उसको आजाद कराएंगे, एक दिन आएगा। आप देखते जाइए कि मकबूजा कश्मीर बहुत जल्दी आजाद होगा। अब आप बात करेंगे पाकिस्तान तना रह गया। मैं ये कहता हूं कि अगर आप चारों तरफ बलूचिस्तान है क्या, चारों तरफ देखें, वैसा आजाद कराएंगे जैसा POK है, वैसा आजाद कराएंगे जैसा POK है, या फिर वैसा आजाद कराएंगे जैसा बलूचिस्तान है, या वैसा आजाद कराएंगे जैसे कि अभी अफगानिस्तान की जो जनता के साथ में या सीमा पर तनाव बना हुआ है? यही तो प्रॉब्लम आ रही है कि आप जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं। आप चाहते ये थे कि काबुल से हमारी लड़ाई हो जाए, ठीक है जी, अफगानी हमें हमारे ऊपर दहशतगर्दी कर देंगे। और मैं मुसलसल आपसे कह रहा था कि हम सिफारती बिना पे तमाम मामलात को दुरुस्त कर लेंगे और आपके दहशतगर्दों को बोरियों में बंद करके इंशाल्लाह हिंदुस्तान भेजेंगे और हिंदुस्तान की सरहद पार फेंकेंगे उनको, जो कि यहाँ आपने पाले हुए हैं, जो गुंडे पाले हुए हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं मुसलसल, जो खित्ते का अमन बर्बाद करते हैं। देखिए, अब वक्त वो है, मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब ने आपको थ्रेट नहीं दी, उन्होंने आपको चेतावनी दी है कि संभल जाओ, इंसान बन जाओ, वरना वो मुर्गा बनाएंगे आपको, वो मुर्गा बनाएंगे कि जो अंडा देगा ना बच्चा देगा। तो आपको अभी भी मुर्गे ही नजर आते हैं वहां पे। बताइए, महंगाई और भुखमरी का स्तर इस तरह से है,
आपको आप देखिए, वही खुदा की मुर्गा कसम, पालेंगे। देखिए यही हो आप जाता है ना उसी। अब समझिए आपने पाकिस्तान या टीटीपी जैसे संगठनों को, जैसे उसी मुर्गे को आपने पाला, आपने कहा कि वो अंडा देगा, बाद में आप ही को उसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन वही वो जो टीटीपी है वो आप ही को हलाल करने पर लग गया। सिर्फ टीटीपी ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम दहशतगर्दी जो संगठन है, आपने उनको पाला, आपने सोचा कि भाई यही आपको कहीं ना कहीं आपकी दावत को और भी ज्यादा लजीज बनाएंगे, लेकिन अब वही आपको हलाल करने पे लग गए। देखिए, चंद लोग जो दहशतगर्द हैं हमने आधे से ज्यादा तो खत्म कर दिए, अब जो थोड़े बाकी बचे हैं वो इंशाल्लाह भागेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान, मैंने सुबह भी आपके एक शो में कहा, मैंने कहा आप ये बताइए कि आप मामू लगते थे काबुल के, ये आपके बाप का मुल्क था जहां जाकर के आपने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। आपके कई जनरल्स बोलते हैं कि हमने वहां इन्वेस्टमेंट की, हमने सड़कें बनाई, हमने एयरपोर्ट बनाया। भाई क्यों बनाया? इसलिए आप ये काम कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट ये कर रहे थे कि खित्ते में अमन ना रहे। यहाँ से बैठ करके आप काबुल के पीछे छुप करके आप दहशतगर्दी करवाते रहे मुल्क में, दूसरे पाकिस्तान में, दूसरी जगहों इरशाद पे। अहमद जी, इरशाद अहमद जी, मैं अब ये आपसे देखिए ना, आपकी कुछ मैं शर्म सुनिए, मैं मिलती है ना, आपसे आपके थोड़ी करीब है सेंसिबल ना, बातों आपका ना, आपका कोई कल्चर मिलता बातों है, की ना उम्मीद आपकी रख जुबान रही मिलती थी। है कोई भी अफगानिस्तान देश, से, अच्छा ना अमेरिका आपका आखिर कल्चर क्यों, मिलता है, ना अमेरिका जुबान मिलती है, पाकिस्तान ना में क्यों लिबास मिलता है। इन्वेस्टमेंट आप कर करने रहा क्या है? आए काबुल में? सुनिए, अमेरिका पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? चाइना ने पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट किया? आखिर दूसरे, आपने भले दूसरी जगहों पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसकी जरूरत होगी, लेकिन शदेंदु जी, जरा मैं चाहूंगी आप बताइए, क्या ये इन्वेस्टमेंट इसी रूप में होता है? जरा इरशाद जी को समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट या ये जो पूरा एक खेल जिसको एक अलग रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान और इंडिया के संबंध अभी के थोड़ी ना है, वो तो बहुत पुराने हैं। क्या इन्वेस्टमेंट को ये इस रूप में नजर आता है इन्हें? देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी नुमाइंदे आपके पैनल पे जब भी आते हैं, और इस चैनल पे नहीं, बहुत सारे कई चैनलों पे इन लोग से इंटरेक्शन हुआ है, कभी कोई सेंस वाली बात ये करते नहीं, लिहाजा इनके साथ तू मैं करने में मैं विश्वास नहीं रखता हूं। आप देखिए, पाकिस्तान की वस्तु स्थिति समझिए, कितनी बुरी तरीके से फंस गया है। चाइना भी थप्पड़े मार रहा है, अमेरिका भी डिमांड कर रहा है, तालिबान भी मार रहा है, टीटीपी भी मार रहा है, बीएलएफ ने नाक में दम कर रखा है, पीओके आजादी है, और सिंध और बलूचिस्तान का आपको पता ही है क्या हालत हो रखी है। तो पाकिस्तान पूरे अपने ही जाल में फंस गया है, बिल्कुल बुरी तरह के फंसा। और ये इसी खिसियाहट जो है असीम मुनीर के स्टेटमेंट में आती है। जनरल ऐसा स्टेटमेंट देता है जो कि ग्राउंड पे वो एग्जीक्यूट करने के लिए हिम्मत नहीं रखता है। अगर उसको कुछ भी करना होगा, आज की डेट में पाकिस्तान कोई इंडिपेंडेंट एक्शन ले नहीं सकता। उसको अमेरिका से ओके कराना पड़ेगा, उसको वॉशिंगटन बार बार दौड़ के जाना पड़ेगा, सऊदी अरेबिया जाना पड़ेगा, तुर्की के पास जाना पड़ेगा। तो आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी तो है नहीं, सॉवरेनिटी आपकी स्टेक पे है। अमेरिका आपके मिनरल ले जाएगा, चाइना आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करके आपके पोर्ट पे कब्जा कर लेगा, और आप गुलाम बन के रह जाएंगे। हिंदुस्तान के साथ थे तो आपको आजादी मिल गई, आपकी खुशकिस्मती थी। लड़ाई में स्वतंत्रता के लिए तो आपने कुछ किया नहीं, धर्म के नाम पे एक मुल्क बना लिया और जो शदेंदु जी, ऑर्गेनिकली एक था मैं नहीं। एक और बात आज की काउंटर डेट करना मैं थोड़ा सा मिस कर रही थी, हालांकि वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि मैंने गलत तो नहीं सुना। इरशाद अहमद जी ने अफगानिस्तान के लिए कहा है कि भाई तुम्हारे बाप का तो नहीं था। आखिर किसके बाप का था, किसका नहीं था, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी बात का ही मैं आपको भी जवाब दे दूं। किसका था, जरा एक बार इतिहास में जाकर देखिएगा, एक बार देखिएगा कि जो डुरुंड लाइन बनी वो कब बनी, एक बार ये देखिएगा कि आखिर अफगानिस्तान कब बना, पाकिस्तान कब बना। और मुझे लग रहा है उसका जवाब मैं आगे जाकर ज्यादा अच्छे से मुझे बता पाएंगे सज्जाद बुखारी। लेकिन शदेंदु जी, जरा इस बात को भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, अफगानिस्तान में इशू जो क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में टसल क्या, पश्तूनों का इशू है। ड्यूरेंट लाइन को पहले दिन से ही अफगानिस्तान मानता नहीं है, और जब वहां पे अमेरिकन थे तो यही तालिबान, यही टीटीपी, यही पाकिस्तान की सरकार इन्हीं पश्तूनों का, इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करके अमेरिका को बाध्य किया कि आप वहां से जाइए। यह सिलसिला यूएसएसआर के समय से शुरू हुआ, जब वहां पे थे। एक समय आपका इतना स्ट्रांग एलाई, और यही पश्तून जब लगातार बॉर्डर से आ जा रहे थे तो पाकिस्तान आर्मी ने उनको रोकना शुरू किया। वो नहीं माने, आपने उनके पर जाति की पोस्टें बनाई, फायरिंग किया, और आपने अपने मुल्क को इस स्टेट में पहुंचा दिया कि बल्कनाइजेशन। आपकी बड़ी शॉर्ट साइटेडनेस है, आप रिएक्शनरी फोर्सेस हैं, आपकी जो शासन तंत्र है वो इमेच्योर है। शाहबाज शरीफ कहां है, दिखते नहीं। मरियम शरीफ कहां है, दिखती नहीं। आपकी जनता सड़कों में, आक्रोश है। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की पिटाई होती, पतलूने उतार दी जाती, यूनिफॉर्म को हैंग कर दिया जाता है, शर्म आनी चाहिए आपको सिक्योरिटी फोर्सेस कहलाने में। आप बलूचिस्तान में आपके सैनिक जाना नहीं चाहते, वहां से पलायन करते हैं, तो आपने अपनी देश की स्थिति को गर्त में
में खुद डाला हुआ है। आपने इनवर्ट देखा नहीं, पाकिस्तान को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए सोचा नहीं। आप दहशतगर्दी के साथ चले गए, आप हाफिज सईद के साथ चले गए, आप लश्कर तौयबा के साथ चले गए। तो आपकी जो बेसिक सोच जब गलत हो जाएगी तो कैसे राष्ट्र उन्नति करेगा? एक रास्ते पे हम निकले थे स्वतंत्रता के बाद, आप दहशतगर्द बन गए, हम तरक्की मुल्क देश बन गए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपको सोच बदलनी, आपको प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। ये उसी बातों से निकलिए। आवाम के साथ हिंदुस्तान खड़ा है, लेकिन आपकी सियासत, आपके दहशतगर्दी के साथ नहीं खड़ा। और अफगानिस्तान में देखिए, आज की डेट में 4 साल से तालिबान जिस भी हालत में सत्ता में है, वहां रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, रीबिल्डअप चल रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान, उनके विदेश मंत्री आए, एक तरीके का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना, रशिया ने रिकॉग्नाइज किया। और पाकिस्तान आज की डेट में क्या कर रहा है? अपने ही मित्र की पीठ पे छुरा घोप रहा है। सीज फायर होगा, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन करके आप सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है सर कि भारत तो कभी एक तरह से कहा जाए कि अलग रूप में अलायंस एक तरह से रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भी बहुत ज्यादा पुराना वक्त नहीं हुआ जब इनके संबंध वो बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध हुआ करते थे, है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और क्या किया है, देखिए ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ खिलाड़ियों की, अपने ही उन लोगों पर जो कभी इन सरकारों पर भरोसा करती थी, उन्हीं लोगों पर इन्होंने बम बरसाए हैं, एयर स्ट्राइक किए हैं, हमले किए हैं, और इन क्रिकेटर्स की जान गई है। किस तरह से पूरे संसार में एक तरह से और एक्सपोज हो गए और बार बार ये कहते हैं कि हम प्रताड़ित हैं, हम प्रताड़ित हैं। उस प्रताड़ित होने की एक बड़ी तस्वीर जो है ये हाल ही में लोगों ने पूरी दुनिया में देखी। मैं सज्जाद बुखारी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले इरशाद अहमद जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी। बार बार अफगानिस्तान और भारत को लेकर आपकी बातें, आपको बहुत ये कहा जाए तिलमिलाहट होती है कि हाल ही में उनकी कैसे संबंध बने, और आपने कहा था कि आखिर कौन किसका पुत्र है, पिता और बेटे और बाप की बात आपने कही थी। मैं बता दूं जरा, अफगानिस्तान का जिक्र जो है ना वो अभी का नहीं है, सदियों का है, युगों का है। अफगानिस्तान, आपने, हमारे यहाँ एक ग्रंथ है महाभारत, उसमें कंधार का जो जिक्र होता है अफगानिस्तान का हिस्सा है। आप जरा जाकर देखिएगा। वैसे या तो आप कभी आइएगा, हम आपको भेंट भी करवाएंगे, आप देखिएगा। और आपके और अफगानिस्तान के संबंध जो अभी खटास में है वो कोई अभी के नहीं है, वो भी कई सदियों से चले आ रहे हैं, वो लगातार चले आ रहे हैं। कभी आपके दोस्त बन जाते हैं, कभी आपके एक दूसरे के आप लोग छुरी भोंकते हुए नजर आते हैं, यही तस्वीर नजर आती है। लेकिन सज्जाद बुखारी, एक बार फिर से मैं टॉपिक का रुख करते हुए, आखिर बार बार इस रूप में जब भी कोई अंदर खाने कोई एक अलग कियोस्क नजर आता है, तो आखिर क्यों ये कहा जाए कि आपके जो विदेश मंत्री हैं या फिर रक्षा मंत्री हैं उन्हें इंडिया की याद आ जाती है? वो परमाणु बमों की धमकी दे रहे हैं। आखिर किस रूप से अंदर अलग परेशान है, सीमाओं पर अलग कियोस्क है, और एक अलग एक बार फिर से धमकी देकर, हालांकि धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या ये इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल जो इश्यूज हैं उनसे माइंड डाइवर्ट कराने की कोशिश है? मेरा वही सेम सवाल। नैना जी, आदाब अर्ज़ है आप सबको, और हमारे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। और नैना जी, शायद आपको टॉक बैक में आपके प्रोड्यूसर ने नहीं बताया, क्योंकि अब से कुछ देर बाद मेरा अपना लाइव शो है, लेकिन मैंने फिर भी आपको टाइम दिया, क्योंकि जब उन्होंने मुझे आपका बताया, बहुत शुक्रिया सज्जाद जी। जी 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 जी। तो मैं आप चाहूंगा कि आप वो टाइम कैलकुलेट करके उतना टाइम मुझे दे दें, तो फिर बाकी आप अपने पैनलिस्ट को टाइम दे दें, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम है। तो मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूं, और अभी जो थोड़ी देर पहले भाई कह रहे थे कि मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, स्टेटिस्टिक्स पे बात करता हूं, फैक्ट्स पे बात करता हूं, तो अभी थोड़ा सा आप अपना दिल बड़ा करें, और मैं अभी आपको फैक्ट्स पर लेके आऊंगा और आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। जो पीएमए में हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो डिसाइसिव मैसेज आपको दिया है, जिसमें उन्होंने आपके एग्रेशन का और फैसला कुन कार्रवाई का भी आपको उन्होंने कहा है, तो वो तो अपनी जगह पर जो है वो बात आज भी मौजूद है। और हम अभी भी कहते हैं कि अगर आप जोग्राफियाई वसत की गलतफहमी का शिकार हैं, उसके मबनी पर आप कोई हरकत करेंगे तो आपका दिफा जो है वो बिखेर के रख देंगे हम। वो उन्होंने वाज़े तौर पर आपको बता दिया, ठीक है। डिसाइसिव गुफ्तगू उन्होंने की है, टू द पॉइंट की है। अब मैं भी टू द पॉइंट, नैना जी सुन लीजिए, आप जितना उनको सुनती है उतना ही मुझे सुन ले, कोई बात नहीं, आपकी नौकरी को कुछ कोई मसला नहीं होगा। अब नैना जी बात सुनिए, जैसे आप अपने सीनियर्स पे भरोसा करते हैं, मैं अपने ऊपर वाले पे भरोसा करती हूँ, ना बुरा करेंगे ना बुरा होगा। मुझे खुशी हुई कि आप ऊपर वाले पे भरोसा करती हैं बहुत ज्यादा, और होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ना किसी को आरएसएस तनख्वाह दे सकती है, ना ही कोई बजरंग दल, ना ही कोई शिवसेना। हमारे यहाँ सेना सर पे गोली एकदम बंदूक लेकर नहीं खड़ी रहती ना। हमारे यहाँ जो सरकारें हैं वो सरकारें चलाती हैं, हमारे यहाँ सेना की हुकूमत नहीं है कि अगर आपने जरा से इधर उधर बात की और एकदम उड़ा देंगे।
बताइए। नैना जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मुझे पता था, कोई बात नहीं, बताइए, होता है ऐसा सज्जाद जी। सेना अभी सुन लीजिएगा, मुझे मतलब मेरा टाइम दे दें कि मैंने आपको कहा भी था कि आपके प्रोड्यूसर ने जो है मुझे कहा था, तो मैंने आपको टाइम दे दिया है। आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही जी है? जी जी, कैन यू हियर मी? यस यस यस, लाउड एंड क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सज्जाद जी बोलिए। आज आपका फ्रेम बहुत फ्रीज हो रहा है, कोई इशू आ रहा है शायद, क्योंकि मुझे आपकी जो है वो ऑडियो आ रही है, लेकिन चले हाँ आप कुछ बेहतर हुई है। अब आ जाते हैं टू द पॉइंट पे। इन्होंने कहा कि जी मुझे जो है ये पता नहीं कौन सी भाषा नहीं आती है। आज फैक्ट्स पे भी जरा बात कर लेते हैं, ठीक है? अब आप जरा तैयारी पकड़े से। आपने कहा कि मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ। ये पतलूनों वाली बातें जो आपने की है, तो ये आपके घर में आपको तरबियत मिली है पतलूनों वाली जो आपने बात की है। आप पतलूनों पर भी मैं आ जाता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पतलूनों वाली बात मत करें, क्योंकि मुझे पता है पतलूनों का इशू है। आप घरों में बुला के पतलूने निकालते हैं और चेक करते हैं, पता नहीं क्या चेक करते हैं। चलें खैर, वो अलग बात है। आपने कहा कि आपने चाइना से थप्पड़ खाए। विजुअलाइज ना करें प्रोड्यूसर साहब, जरा विंडो में ही रखें मुझे। विजुअलाइज ना करें, बाद में कर लीजिएगा। ये राजनाथ सिंह को आप बार बार दिखा रहे हैं, ये लीमू फोड़ फोड़ के इन्होंने आपकी जो है ना ठुकाई करवाई है। और राफेल के लीमू इन्होंने ही फोड़े थे, वो नारियल अरे फोड़े थे, कहाँ पे क्या फिर ठुकाई फोड़ा है, नहीं। कहाँ पर क्या फोड़ा है, ये पूरी दुनिया जानती है, सैटेलाइट तस्वीरें हैं जी जी सज्जाद जी। आ रहा हूँ यस, अब आ रहा हूँ पॉइंट पे प्लीज आइए। आ रहा हूँ। इन्होंने कहा जी चाइना में थप्पड़, चाइना से पाकिस्तान को थप्पड़ पड़ रहे हैं। जरा लद्दाख को याद करें कि वहां पे आपकी फौज की क्या ठुकाई हुई थी। थप्पड़ मारे थे, घूसे मारे थे, एक बुलेट भी नहीं चली थी। ठीक है, आ जाए अगली बात करते। फिर आपने BLA, TTP और पता नहीं कौन कौन से अपने प्रॉक्सीज वगैरह का आपने सारों का नाम ले लिया। वो जो आपके जो पेरोल पर वो जो भाड़े के टट्टुओं वटुओं का आपने नाम लिया, दहशतगर्दी के जो इस वक्त मामला चला रहे हैं। भाईजान बात ये है, आप अपने जैश मुल्क की मोहम्मद तरफ तो नहीं अपने बोल रहे, गिरबान हिजबुल में मुजाहिदीन तो नहीं बोल रहे हैं सुन तो लेना। नैना जी बर्दाश्त कर लें थोड़ा सा, ये आपके पैनलिस्ट भी सुन लेना, ताकि फिर मुझे जवाब दे दें। मैं हाथ बांध के जवाब सुनूंगा, ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। गुर्बत में सबसे ज्यादा इस वक्त हिंदुस्तान है पूरी दुनिया में। इलिटरेट लोग सबसे ज्यादा इस वक्त हिंदुस्तान में है। अच्छा। बेरोजगारी जो है वो आपकी 31.8 मिलियन लोग आपके इस वक्त बेरोजगार हैं। अच्छा। इससे ज्यादा मैं बताऊं, 2 करोड़ के करीब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ लोग चूहे खाने पर मजबूर हैं। आप सुनती जाए, थोड़ा हौसला कीजिएगा। अच्छा। 40% जो है वो वॉशरूम आपके लोगों के पास नहीं है। सुन लेना आप थोड़ा सा, 40% वॉशरूम नहीं। अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे काउंटर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपका जो बजट है, या ये जो इस टाइम आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो 400 बिलियन जो है वो भी आपके 8% इंटरेस्ट रेट पर बैंकों से लेकर आपने जो है ना फॉरेन रिजर्व्स अपने बनाए हुए हैं। फिर गुर्बत से खुदकुशियां करने में, सुसाइड करने में आपका मुल्क जो है सबसे पहले है। 29 में से 22 सूबे आपसे आजादी आपसे मांगना चाहते हैं। 40% लोगों के पास वॉशरूम ही नहीं है। सबसे ज्यादा एड्स के मरीज जो है वो आपके मुल्क में है। बाकायदा तौर पर एड्स के मरीजों की ट्रेन चलती है। आप हमसे क्या कंपैरिजन करते हैं? आप अपनी हालत को देखें। अरे आप सज्जाद जी, मैं सोच रही थी, मैं आपको डॉक्टर सज्जाद बुखारी कहती हूँ। आप रिसर्चर होंगे, ये ऐसा तो नहीं कहीं आपने डाला हो, आपने उसमें मेंशन किया हो कि भाई ये डेटा बताइए, तो आप वो पाकिस्तान का बता रहे हो, आप उसे इंडिया का समझ रहे हो। मतलब आप ऐसे कौन सा आप ये नैरेटिव दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे भैया यहाँ पर सुनिए, आपको शौचालय की याद आ रही है, मैं तो हंस रही हूँ। आप आइए, यहाँ पर स्कीम चली, आपने कहा एक तरफ आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। हम फ्री राशन की अगर स्कीम चलाते हैं तब आप कहते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा तबका है इसलिए फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री, और एक तरफ आप ये झूठा नैरेटिव पेश करते हैं कि लोग चूहे खाने को मजबूर हैं। आप ये कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद आपने ना एक अलग तरह की रिपोर्ट समझ ली होगी। डॉक्यूमेंट्रीज आज भी नहीं है। सज्जाद जी कौन से दौर में रह रहे हैं आप? कौन सी आपने रिपोर्ट पढ़ी? प्लीज आप ऐसा कोई अगर आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो आप उसका, मैं चाहती हूँ कि आप उसकी पूरी डिटेल्स भी दीजिए। बिल्कुल बताना चाहिए आपको। मतलब ऐसी कौन सी ट्रेन चलती है, ऐसे कौन से प्रदेश है जो हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं और पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं? मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, दिल्ली यहाँ से, हरियाणा यहाँ से। कौन सा ऐसा प्रदेश है जो भारत से अलग होना चाहता है? मेरी बात सुने, मैं बताता हूं आपको। आपसे लद्दाख वाले जान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा। आपसे त्रिपुरा वाले जान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा। आपसे जो है वो मिजोरम, नागालैंड, आपसे अच्छा। 7 सिस्टर स्टेट्स जान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा। खालसा की तहरीक वहां पे चल रही है। अच्छा। वो किस मुंह से आप ये बात कर रही हैं? अच्छा। आप जाए नहीं, आपने 19 स्टेट्स बताई हैं, आपने 19 स्टेट्स बताइए। अरे सज्जाद जी कभी आप
फिल्मों के माध्यम से झूठा नैरेटिव पेश करते हैं, जब कभी कोई आपकी झूठी धुलाई और रिपोर्ट्स के ठुकाई माध्यम होती से। है ना, और देखिए जब आपकी यही ये धुलाई और झूठी ठुकाई ये होती है, झूठी आप लोग सुनिए नहीं सुनिए, सुनते हैं फिर मैं बात। आपको पूरा आपको जाए वक्त टाइम्स दिया, ऑफ इंडिया लेकिन आपने उस दिसंबर समय भी मुझे ऐसे 2024 में निकाले, झूठे, आप कभी आपके फिल्मों 2 की बात करोड़ लोग करते हैं कि चूहे अरे खा आप रहे क्या हैं दूध के फिल्मों अंदर। ऐसी बॉलीवुड में खूब, एक नाम नहीं बता पाए, अभी आप अपनी रिपोर्ट्स नहीं बता पाए, झूठे अलग आंकड़े बता रहे। शरदेंदु जी चलिए कुछ सच कहना चाह रहे थे, बताएं, आपकी बात चलें पे आप काउंटर सच करें। करें। देखिए मैं दो तीन चीजें क्लियर कर दूं। इनका डेटा ये इनका मनगढ़ंत डेटा है, और अगर होगा भी कि तो पाकिस्तान ने एक नैरेटिव चला रखा है, एक तरीके का अफवाह फैलाते हैं, एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं और अपनी जनता को भ्रमित करते हैं। फैक्ट मतलब तो है नहीं, पूरी सीरियसली दुनिया सज्जाद में जी, आप जब चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है तो आप कौन से डेटा की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की हालत क्या, बाढ़ आ जाती है, प्राइस पे कंट्रोल नहीं, लोगों को मोदी सच बोल जीवन रहे हैं, यापन आप सच करने के बोल लिए रहे हो। बेसिक नीड आप दे नहीं पाते, और यहाँ आप पत्रकार होके पता नहीं कौन सी बात, आपका पत्रकार का स्टेटस है, कम से कम उसके रेपुटेशन को आप लिव अप करिए। और मुझे इतनी लगता है तरीके सज्जाद से जी, जिस र्यूमर देश की फैलाएंगे, सबसे ज्यादा गलत डेटा आबादी देंगे और पूरी गलत दुनिया बयानी में करेंगे। आबादी के आपको अनुसार चीजें हिंदुस्तान कैलकुलेट की होती है, वो ज्योग्राफी आप तक जरा को पता आप नहीं और लेकर चले आते हैं हैं आप आंकड़े। कमेंट करने के लिए, और आपको अपनी सेना के बारे में हेल्प नहीं है, अपनी ज्योग्राफी के बारे में हेल्प नहीं, और आप चले हैं कमेंट करने के लिए। मुझे लगता आप है अपने देश को जान लीजिए, फिर पड़ोसी देश पे बोलिएगा। इसकी और तनख्वाह सबसे बड़ी बात है, अगर हम कैमरा ऑफ करके आपसे ऑफ द ट्रैक बात करेंगे, ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे, तो आप सच्चाई उगलते हैं। तमाम पाकिस्तानी सच्चाई उगलते हैं, चाहे मुझसे आप यूरोप में इंटरेक्शन कर लिए, चाहे अमेरिका में इंटरेक्शन कर लिए, चाहे मिडिल ईस्ट के किसी का, आपके वो पाकिस्तान आपके की पालतू आवाम टट्टू जब होंगे, बाकी कंट्री मिलती वो है तो जासूसी का अलग काम तरीके से आप लोग बोलती करते है। हो, ऑन कैमरा जब आप बोलते हैं तो अलग तरीके से बात करते हो, और आप इस तरीके से जासूसी का बोलते हैं एतराफ जैसे कर रहे आपको हो। एक डिक्टेशन दिया गया। तमाम तरीके की चीजों को आप मिस रिप्रेजेंट ना करें। लोग, पत्रकार की एक जासूस हो अहम जासूस, भूमिका होती है। हम तो चाहेंगे कि आप सच्चाई टाउट हो, बयान टाउट करें और टाउट। सच्चा, और हमसे कुछ सीख के जाएं, जिससे कि आपको लगे कि यस, हिंदुस्तान आपका भला चाहता है। आप टेररिज्म करते हैं, आप टेररिस्टों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए आपको टाइम टू टाइम पनिशमेंट मिलता है, इसलिए टाइम टू टाइम आपके एयर बेसेस स्ट्राइक होते हैं, टेररिस्ट मारे जाते हैं, और जो आप बोलते हैं वही काट रहे हैं। मिर्ची हिंदुस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। आपने ही तालिबान की मदद की, आपने ही तालिबान पे स्ट्राइक किया, और आज की डेट में तालिबान ही आपको मार रहा है, और आप पिटते रहेंगे इसी तरीके से, क्योंकि आप तालिबान को उनके वॉरफेयर में नहीं हरा सकते। ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए। आसिम मुनीर सर के बल खड़े हो जाएंगे, फिर भी तालिबान को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। यूएसएसआर और अमेरिका जैसे देशों को उन्होंने घुटने पे ला दिया, तो आप बड़ी छोटी सी चीज है, आपको एक गोला भी फायर करना पड़ेगा तो आप अमेरिका से पूछेंगे। आप चाइना का सीपेक का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा लिया, सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। आज की डेट में चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसी उसकी सुरक्षा कर रही है। तो तमाम तरीके की चीजों में तो आप खुद इंटैंगल हो गए, और आम मानस को आप इतना दिशा भ्रमित करते हैं। सज्जाद जी, उनको सज्जाद रोटी जी, दीजिए, मैं उनको सज्जाद एम्प्लॉयमेंट जी का दीजिए, एक बार उनको दोबारा मेडिकल रुक कर दीजिए, लेती हूँ, बिकॉज उनको आई नो गोलियां वो मत हमारे खाने साथ में दीजिए। लिमिटेड टाइम के लिए हैं, उनका भी अपना शो है और वो भी जल्दी यहाँ पे हमारे साथ जाने वाले हैं। लेकिन सज्जाद बुखारी जी, मैं आज बड़ा डिसअपॉइंट हुई हूँ। पिछले 2 बार से आपने ऐसे ऐसे आंकड़े, बेबुनियाद वाले आंकड़े, जिनका ना कोई सिर ना कोई पैर नजर आता है। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट तौर पर अभी बात करूं, एक बार मैं फिर वही बात कर रही हूं, मुझे नहीं पता कि आप क्या कवर करेंगे, वहां पे आप क्या दिखाएंगे, लेकिन इस बात को तो आप जरूर समझेंगे और समझाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में जब हुआ तो उसमें बहुत मास लेवल पर डैमेज हुआ। अब आपका ये दावा है आपने इंडिया में डैमेज किया, इंडिया का ये दावा है पूरी दुनिया का विद सैटेलाइट इमेजेस कि इंडिया ने पाकिस्तान को डैमेज किया, लेकिन डैमेज हुआ। अब इस बीच क्या, और ये समझिए कि इंडिया की जो एयरफोर्स है वो पूरी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी ताकत है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, आप जरा देखकर एक बार सर्च कीजिएगा, एक बार जरा देखिएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इन सारी चीजों के बीच में अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई है, बाकी अन्य जगहों पर अंदर खाने आप लड़ रहे हैं, और ऐसी उकसावे वाली कार्रवाई या उकसावे वाले बयानों को देखकर खुद आप बैल मुझे मार वाला एक्शन नहीं ले रहे हैं क्या? कैसे संभालेंगे सब कुछ? नैना जी देखें, आप जब सवाल कर रही हैं ना, थोड़ा सा जवाब भी सुन लिया करें ना। मैं आपको यही तो कह रहा हूं, जवाब भी सुन लिया करें। आप लेकिन बिना आपने सिर पैर की बात करते हैं, बताइए। सर पैर की बताता हूं। आपकी दुनिया में आपने कहा कि चौथे नंबर पर आपकी फिजाई है, सुनती जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा पायलट्स जहाजों समेत जो गिरकर तबाह हुए हैं 147 से जायद, वो सिर्फ मैक 21 जो फजाई आपका चलता फिरता फजाई ताबूत था, उसको आप लोगों ने ग्राउंड कर दिया है। हाँ। आपके 7 राफेल, बार बार आपको डोनाल्ड ट्रंप जो आके मिर्ची देता है और आपको कहते हैं आपके 7 राफेल, ना आपने पायलट शो करवाए, ना ही आपने जो है ना वो अपने जहाज दिखाए। आप सबसे बड़े सुक्की का आपको सामना करना पड़ा, अजीमत का सामना करना पड़ा। अच्छा। ये आपके हैं फैक्ट्स। अब आ जाते हैं हिंदुस्तान तो ये टाइम्स। चौथी सबसे बड़ी अगर स्क्वाड्रन की बात होती है तो ये क्या इंडिया की रिपोर्ट है? किसकी है जानते हैं आप? हिंदुस्तान टाइम्स ये कह रहा है कि दुनिया में 5वें नंबर का देश है
जहां सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ रैप होता है, गैंग रैप होता है। हिंदुस्तान टाइम्स ये कह रहा है कि दुनिया में इंसानी हकूक की पामालियों में आप 6ठे नंबर पर आते हो। दुनिया में 6ठा जो है सहाफियों को मारने वाला मुल्क जो है वो आपका देश है। आप मेरे साथ किस फैक्ट्स पे बात करना चाहते हैं? कौन सी फैक्ट्स आपके रिपोर्ट्स का पास है दावा ही कर रही है? नहीं। मैं बताती हूँ। कई रिपोर्ट्स, बड़े बड़े सारे पूरे इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स ये बड़ा दावा करती है कि इंडिया की जो एयरफोर्स है वो 4थे नंबर की मजबूत है। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि 1991 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए भारत में अंदर दाखिल होने की कोशिश की और उसके बाद में मुंह की खानी पड़ी। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल की इससे क्लियर दावा करती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे तमाम ऑपरेशंस में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस तरह से उन्होंने हरकतों को अंजाम दिया था उसका जवाबी कार्रवाई की गई। बाकायदा यूएन में आपने कहा, यूएनजीए में आपने कहा, वहां पर आप एक्सपोज हो गए। बड़े बड़े आप तो यूएन के हर बात पे आप यूएन का दरवाजा खटखटाते हैं ना। यूएन की रिपोर्ट्स बार बार कहती हैं, हाल ही की रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान में आपने उसको पाला पोसा, बड़ा किया, फीड किया, सींचा। आपने कहा कि वो आपकी ताकत बनेगा इंडिया के साथ में फाइट करने के लिए। अब 70% आपने उनको होल्ड किया, वो आप ही के ऊपर एक तरह से आप पर भारी पड़ रहे हैं। ये बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स कहती हैं। संजीव मलिक जी, अगर मैं गलत हूं तो। नैना जी थोड़ा पानी पी लें, थोड़ा कॉफी पी लें, थोड़ा सा सुकून ले लें, थोड़ी सी शांति हो जाए। मुझे पता है मैंने आप लोगों को चाबी दे दी है, वो चाबी वाला खिलौना फिर शुरू हो जाएगा। अरे भाई, चाबी आप अपनी जनता को देते हैं सज्जाद जी, चाबी आप अपनी जनता को देते हैं। घर जल रहा है, सीमाओं पे लोग मर रहे हैं, उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए। सज्जाद जी, सज्जाद बुखारी जी, आप पाकिस्तान में क्या कवर करते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन आप ये मैं बताऊं कि आप अपने वहां की जनता को झुंझुना दे रहे हैं इस तरह से चीजों को लेकर। जी, पानी वानी पियो, तुम भी घड़ी वाड़ी बांध दो कुछ। यस जी, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। ऑडियो करें। थैंक्स गॉड। कुछ अपनी एनालिसिस भी कर लो, कुछ अपने गरबान में भी झांक लो। सच्चाई बोल गए। अरे अरे शुभेंदु जी, पानी तो हमने रोक रखा है। मिर्ची भी लगी हुई है, उसका भी इलाज करो थोड़ा सा। मैं समझ रही हूँ, पानी रोक रखा है, पानी की भी कमी है सज्जाद बुखारी जी, मैं समझ रही हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जरा आप अपनी जरा जो आर्मी चीफ है उन्हें समझाइए भाई, ऐसी और कोई हरकत ना करें कि अभी तो पानी रुका है, आगे जाने क्या क्या दाना पानी बंद हो जाए। संजीव मलिक के लिए छोड़ के मैम, नैना मैम, जो इनके आसिफ मुनीर है, इनके पाकिस्तान कंट्री के लिए एक पनौती बनकर आए हैं। ऐसा नहीं है। इनके जो इसके तौर तरीके, जो लक्षण सारे हैं, वो पाकिस्तान को विघटन की तरफ ले जाने वाले हैं। कोई भी काम इनका ऐसा नहीं है जो वहां की आवाम के लिए फायदेमंद होने वाला है। ये उनको जो ना चटपटा चूरन चिला के और उनको रखना चाहते बिजी। क्या ऐसा काम कर दिया? 300 बिलियन की अर्थव्यवस्था लेके ये 4 ट्रिलियन की अवस्था से टकराने चले हैं और आज हमको सुना रहे हैं कि जी चूहे खा के अब जिंदा रहते हो। अरे आप देखो, आपके पैरों में जूते तक नहीं है। नीलामी हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, जाइए, उठाइए अपने पतलूनों को और निलाइए। और नीलामी वहां की छोड़ दीजिए, 1 लाख पतलों में नीलाम की थी 1971 के बाद हमने, और 3 साल तक इनका पेट भरा था हमने। आज ये बात करते हैं हमको कि भाई चूहे खा के जिंदा होते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अपनी कौम को इन्होंने 2 जनरेशन को बर्बाद कर रख दिया है। ऐसा नहीं है, इनके अवाम भी एक तबका ऐसा है कि जो भारत के साथ अच्छे से रहना चाहता है, लेकिन रहेगा कैसे जब तक ऐसे पत्रकार जिंदा हैं, क्योंकि इनको पाकिस्तानी जनता को जवाब नहीं देना है, इनको जवाब देना है वहां की आर्मी को। अगर ये सच बोल देंगे तो स्टूडियो से बाहर निकलते ही इनको वहां की मिलिट्री उठा के ले जाइए और उसको वही हाल करेगी जो इमरान खान का हो रहा है जेल के अंदर। लेकिन इरशाद अहमद जी ने एक बड़ी बात जो कही थी संजीव जी, बार बार यही कि अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ में उनके अभी फिलहाल सबसे बड़ा कियोस चल रहा है ना। अफगानिस्तान से अगर हिंदुस्तान के टर्म्स अच्छे हैं, हिंदुस्तान के अमूमन सभी मुल्कों से टर्म्स अच्छे हैं, तब तक हमने तो पाकिस्तान को भी कई बार मौके दिए, तब तक हमारे अच्छे टर्म्स हैं, जब तक उन्होंने हमारे साथ में ये कहा जाए कि अगर भारत के खिलाफ किसी ने गलत निगाहें उठाई तो उसका जवाब हम बखूबी देना चाहते हैं। मैम सुनिए मेरी बात, ये छुरा भौंकने वाले लोग हैं। आप इनके साथ जितने समझौते कर लें, ये छुरा भौंक के मारेंगे। ये कतार में बैठे हैं, बात कर रहे हैं उधर से कि हम शांति करेंगे, उधर से बम्बार्डमेंट करने वाले खिलाड़ियों पे, आम जनता पे। ये वो जनता नहीं। इरशाद साहब सुन लीजिए, बात सुन लीजिए जरा। आपके आदमी तो बोल के आप माइक बंद कीजिए ना, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ, आप मुझे सुनिए।
है ना, आप ये बिल्कुल लोग अमेरिका को आपको खुश करने के लिए देखिए अमेरिका ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, इनको जो मिर्ची माइक ज्यादा बंद लगी करें, है वो इस बात से लगी है कि बंद करें। उनके वहां अफगानिस्तान अपनी रीच बढ़ा रहा है, अपनी सोसाइटी में आ रही हूँ मॉडरेट इरशाद बनना जी, आ रही हूँ चाहते हैं, इरशाद जी। और हम उनको मदद कर रहे हैं, उनके यहाँ वेलफेयर स्कीम्स देके उनके लोगों को जमीन सतही सीमा पर उनको मदद कर रहे हैं। और इन लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल दर्द आपने भूल ये रहा बड़ी है बात तंदूर कही, का। और मैं इरशाद अहमद जी आपको बता दूं, हिंदुस्तान की यही नीति रही है। अब जी। जब टर्की में जब स्थिति खराब हुई तो हिंदुस्तान ने वहां पर भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए। हिंदुस्तान के ज्यादातर दुनिया के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाकायदा या तो मदद के रूप में या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर बड़े अच्छे टर्म्स रहे हैं, खासतौर से गल्फ कंट्रीज में भी अगर आप देखें। लेकिन पाकिस्तान का हाल तो जरा जानिए। आपको अब अफगानिस्तान के साथ में इंडिया के टर्म्स अच्छे हैं तो यही आपको बौखलाहट नजर आई। आपने सीधे जाकर भाई काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी, उसके बाद में आपने सोचा नहीं होगा कि काबुल में ऐसा हो जाएगा, और उसके बाद में जो वहां पर ये कहा जाए अफगानी लड़ाके आपके ऊपर जिस तरह से बरसे हैं उसकी उम्मीद भी नहीं की होगी। कतर में बैठे हैं ना, कतर में इसी बात को लेकर तो बैठे हैं, और यहाँ पर वो आपसे संभल नहीं रहा है। और एक और बार आप ये कहा जाए कि गीदड़ भभकी या फिर यहाँ पर एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश करें आपके सेना प्रमुख। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर दिक्कत कहाँ पर, कोई बीमारी है क्या, या कभी शांति, या पाकिस्तान की जनता को कभी शांत बैठने नहीं देना चाहते यहाँ के लोग, यहाँ के सेना, यहाँ के नेता? इरशाद मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि आप दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अपने मुल्क के लोगोों को कपड़े पहनाइए, खाना खिलाइए, उनकी रिहाइश ठीक कीजिए। अरे इरशाद अहमद जी बिल्कुल सुनिए, मेक इन इंडिया, आप कुछ वक्त रुक जाइए। बाकायदा अगर पाकिस्तान से अच्छे टर्म्स हुए ना तो पाकिस्तान में भी भेजेंगे कपड़े। मुझे पता है आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ये सोचिए, गूगल इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, गूगल कर रहा है क्या? आप क्या टेस्ला भारत में इन्वेस्ट कर रहा है? टेस्ला पाकिस्तान में आ रहा है क्या? आप बताइए, गूगल पाकिस्तान में आ रहा है क्या? ऐसी कौन सी बड़ी कंपनीज हैं, उन्हें पता है कि भाई आप आज हैं, आप ही के घर के जो लड़ाके कहीं वही उनको ना उड़ा दें? मेरा ख्याल है कि या आप बोलती रहे, मैं बोलने लगता हूँ तो 3 लोग बोलते हैं हिंदुस्तान से, आप 3 लोग बोलते हैं, मैं खामोशी से सुनता हूँ। आपने बहुत सारी बातें की मेरे मुल्क के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए, फिर अफगानिस्तान के लिए। देखिए, मैंने आपसे अर्ज की कि अफगानिस्तान से ऐसी मोहब्बत की पींगे कैसे चढ़ गई। आप तो उनको दहशतगर्द कहते हैं, उनको तालिबान कहते हैं, उनको देशद्रोही कहते हैं, क्या कुछ आप लोग कहते थे आज से 2-4 माह पहले। आज जब आपको पता चला कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई, आपने सोचा कि पाकिस्तान के जो सबसे करीब पाकिस्तान के दोस्त हैं उनको वरगलाओ और दहशतगर्दी फैलाओ। देखिए, आप किसी भी मकसद में गुड तालिबान बैड तालिबान क्या है? गुड तालिबान बैड तालिबान क्या है, और किसकी परिभाषा है? तालिबान जो है इल्म हासिल करने वाले को कहते हैं तालिब, ठीक है। तालिबान उससे इकट्ठे को कह दिया। आप मैं गुड और बैड की तो बात ही नहीं करते, हम सीधा सीधी बात करते हैं कि तालिबान, ठीक है। एक तालिबान वो है जो वर्गलाए हुए हैं आपके, जिनको दहशतगर्दी सिखाई आपने। एक तालिबान वो है जिसको जो इस वक्त हुकूमत में है, अफगानिस्तान को चला रहे हैं पूरी। अब जरा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, हिंदुस्तान में भी आपके बहुत सारे दहशतगर्द होंगे जिनको जो आपसे नहीं संभलते होंगे। इसी तरह अफगान हुकूमत नहीं, जैशे मोहम्मद जैसे थे, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे थे, जिनका इलाज बखूबी किया जा रहा है। भारत में भी ऐसे बहुत dहशतगर्द हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उनका इलाज भी बखूबी किया जा रहा है, जिन्हें आप पालते हैं, पोसते हैं, संरक्षण देते हैं। मेरे अंदर चीख चिल्लाहट की तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से थका हुआ हूँ। आप लोग सुने तो ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, वरना आप 3 लोग हैं हिंदुस्तान से, आप बात कीजिए। मैं ये कह रहा था, देखिए, आपने जो कुछ चाहते थे वो नहीं हुआ। अभी अगर आप अपने गिरेबान में झांके, 3 लोग बैठे हैं हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान पूरा सुन रहा होगा आपका। आप सिर्फ घूम करके देखिए, क्या इस वक्त खित्ते में या आपके पड़ोसी ममालिक में या जितने भी दुनिया के ममालिक हैं, आपके साथ इस वक्त कौन खड़ा है? क्या आप तनहा नहीं है? क्या आपको मोदी सरकार ने उस डगर पे नहीं पहुंचा दिया कि आप गड्ढे में गिरने वाले हैं? कुआं खोदते लोगों के लिए थे, गिरने वाले आप खुद हैं। क्या आपके हालात बेहतर है? क्या आपके अवाम सुख चैन से रह रहे हैं? क्या सिख वहां खालिस्तान के जो नारा लगाते थे वो आजाद है? क्या मकबूजा कश्मीर के लोगों पे 7 लाख फौज आपने नहीं लगाई? ये चीजें आप अपने गिरेबान में झांकिए, बजाय इसके कि दूसरों की सरहद पार देखिए, दूसरों के मुल्क में दंगा फसाद करने की कोशिश कीजिए, पाकिस्तान पे सुबह शाम शो कीजिए। इससे बेहतर है कि अपनी अवाम का हालात ठीक कीजिए।
अपने मुल्क को ठीक कीजिए, अपने मुल्क के तो हालात इरशाद को अहमद ठीक जी, कीजिए। इरशाद अहमद और जी, यही बात तो जो पाकिस्तान राहुल गांधी है, उसको पर भी निर्भर बेचारे को करती है। हुकूमत में लाइए, सुनिए सुनिए, उसको हुकूमत अच्छा करने इरशाद जी, दीजिए। मैं समझ सकती हूँ, अभी आपने कहा कि आप थके हुए हैं, जैसा पाकिस्तान की सेना की अभी हालत है वैसी अभी आपकी भी है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन बात यही बात तो परिभाषा आप पर भी निर्भर करती है। हाँ भाई, आपको बार बार हिंदुस्तान की चिंता हो रही है, हिंदुस्तान तो फिर भी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान का क्या हाल है? हिंदुस्तान में तो मेक इन इंडिया चल रहा है, हिंदुस्तान में एम्स है, IIT है और लगातार इतने इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। पाकिस्तान का हाल कहां है? और आपके सेना अध्यक्ष हैं, आपके सेना प्रमुख हैं, वो तो भाई इतना ही है तो घर को संभालिए ना, इतना ही है तो क्यों भारत के साथ में पंगा लेने पर उतारू हैं शरदेंदु जी? ये अगर इतना ही है तो क्यों पंगा लेना चाहते हैं? ये घर संभालता नहीं है। एक पाकिस्तान में एक बौखलाहट हो रखी है, एकदम खिसियाहट वाली स्थिति है। जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, उनको सेना को कंट्रोल करना चाहिए, उनको हिदायतें देनी चाहिए, वो बैकग्राउंड में चले गए। असीम मुनीर जो जिहादी सोच रखते हैं वो फोर फ्रंट पे आ रखे। आपके समझ में नहीं आ रहा है कि अपने आप नेबरहुड को कैसे कंट्रोल करें। अफगानिस्तान जब से आपके अगेंस्ट चला गया है और हिंदुस्तान से उसकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ी है, एक अलग तरीके का आपके यहाँ एंग्जाइटी बढ़ गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तो टूट गया, क्योंकि अफगानिस्तान एक तरफ से, हिंदुस्तान एक तरफ से, ईरान तीसरी तरफ से, तो एग्जिस्टेंस कहां गया आपका खत्म हो गया एग्जिस्टेंस। और अमेरिका की बातों पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, तमाम धोखे, तमाम वादा फिर वो हो सकती है। आप तो ये मत करिए कि अमेरिका आपके पास आ जाएगा या अरब मुल्क आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो अस्तित्व है वो बहुत कमजोर है, आपकी फितरत गलत है। आप बार बार ऐसी चीजों को बोलते हैं जिसको वर्ल्ड एक्नॉलेज नहीं करती। टेररिज्म का हब है, हाफिज सईद आपके आका हैं, ये सारी चीजों को मान लीजिए। आपका स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। आपका देखिए $11 बिलियन का आपने हेरा फेरी कर दी IMF लोन की, उसका आपको कितना इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, उसका डेटा ही आपको नहीं मिल रहा है। तो आपका अमेरिका साथ देता है तो थोड़ा सा आपको IMF का लोन मिल जाता है। आप मुस्लिम वर्ल्ड में जाके कटोरा घुमाते तो कुछ फाइनेंशियल एड आ जाती है। जी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, जैसा कि अभी इरशाद जी ने भी बार बार ये बात कही, अगर मैं अफगानिस्तान की ही बात करूं, बार बार इनको लगता है कि भाई इंडिया ने अफगानिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई आज या कल का थोड़ी है, या फिर अभी विदेश मंत्री अगर आए, ये इन्वेस्टमेंट तो बहुत पहले से चला आ रहा है। और दूसरी बात ये, और अमेरिका ने अभी इनको जिस तरह से एक झुंझुना पकड़ा दिया है और ये सब्ज़बाग दिखाने शुरू किए हैं, तो इनमें एक अलग कॉन्फिडेंस है। ये अमेरिका के दम पर इंडिया से पंगे लेने का सोच रहे हैं, लेकिन इनको भी जरा समझने की जरूरत है कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका भारत पे ज्यादा भरोसा करता है पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा। देखिए, दो तीन चीजें मैं बोलूंगा नैना जी। सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। सेकेंड, एक सिल्क ट्रेड रूट हुआ करता था, उससे हमारा ट्रेड हुआ करता था। तमाम तरीके की डायनेस्टी, जिसमें लोधी डायनेस्टी है, उनसे हमारा इंटरेक्शन रहा है। मिडवल मॉडर्न पीरियड में हमारा इंटरेक्शन रहा है। जब भी वहां एक अलग तरीके की सरकार बनी, उस समय हमारे रिलेशन जरूर उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारा जो ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, लेदर का बिजनेस है, तमाम ट्रेड एंड ट्रांजिट वो अच्छा रहा है। अफगानिस्तान के तमाम स्टूडेंट हिंदुस्तान में पढ़ते रहे, और किसी भी अफगान से आप पूछ लें कि आप पाकिस्तान से ज्यादा अलाइन करते हैं या हिंदुस्तान से, किससे ज्यादा एफिनिटी है, तो वो डेफिनेटली हिंदुस्तान के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और यही हाल देखिए इनके तमाम बलूचिस्तान का है। ये चार इनके जो सूबे हैं ना, ये पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। पाकिस्तान तो एक अलग सोच से बना था, इनको फोर्सफुली एकजुट करके पाकिस्तान बना दिया गया, लेकिन वो ऑर्गेनिकली एक हो ही नहीं पाए। लिहाजा चार दिशा में चारों प्रांत जाते हैं, और उनके मन में आज भी हिंदुस्तान बसा हुआ है। उनके जो आम नागरिक हैं बहुत शरीफ हैं, सियासतदार बदमाशी करते हैं, सब सियासतदार ऐसी रणनीति चलते हैं जिससे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़े बने रहे। नहीं तो POK तो हमारा था, आपने कैसे अपने कवायली वहां भेज के आपने कब्जा कर लिया। सीज फायर, हिंदुस्तान हमेशा पीस लविंग रहा, इसलिए हमने अपने बार अपने टर्म्स पे सीज फायर हम करते हैं। इवन ऑपरेशन सिंदूर में आपके DGMO ग्राउंड पे आ गए तो हमने बोला चलिए सीज फायर, हमने आपके टेररिस्टों को मार दिया, उनके तमाम ठिकानों को नुकसान पहुंचा दिया। सीज फायर आपने रिक्वेस्ट किया, हमने मान दिया। तो आपके हम हमेशा देखभाल करते रहे हैं, लेकिन आप टेररिज्म का रास्ता छोड़ दीजिए। हम आपस में साथ को फिर से रिवाइव करेंगे, हम आपके लिए बातें करेंगे। मुझे लगता है भारत की गलती यहीं पर हो जाती है, पाकिस्तान को यूं ही छोड़ देने पर, दया करके माफ कर देने पर। जबकि हम जानते हैं पाकिस्तान का जो एक तरह से रवैया और फितरत होती है वो इसी रूप में होती है। आप जितना उसको सहलाएंगे वो उल्टा पलट के काटेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं संजीव मलिक जी, मैं जरा चाहूंगी इस पर जरूर इंटरव्यू करें, क्योंकि कुछ देर पहले जिस तरह से
यहाँ पर हमने सुना था सज्जाद बुखारी जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पता नहीं उलझुल कई अलग अलग दावे किए और उनके दावे आधे से ज्यादा हवा हवाई, और इन्हीं हवा हवाई दावों के माध्यम से अपनी जनता को वो झुंझुना देने की कोशिश करते हैं ताकि इंटरनल जो कियोस्क है उससे माइंड डाइवर्ट रहे। नैना मैम देखिए, मुझे जो सब पत्रकार महोदय थे, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस टाइप के तथ्य वो पेश करेंगे। ये तथ्य नहीं है, बेसिकली एक बरगलाने वाली बातें हैं। Exactly. देखिए, ये टारगेट करते हैं वहां की आम जनता को जो रेडी पे लगाती है, जो बेचारे गरीब है और जिनके पास शायद घर भी ठीक से नहीं है। वो लोग क्या है कि मोबाइल पे शायद इनकी बातें सुन के वाई वाई करते हो और इनको तालियां देते होंगे। इनसे तो अच्छे पत्रकार मुझे वो लगते हैं जो पाकिस्तान के यूट्यूब पे आकर कुछ बताने की कोशिश करते हैं। और अच्छा इंसान वो होता है मैम कि जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके और ये करे। देखो, सुधार का पहला कदम होता है एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेज करना कि हाँ, यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं एंड लेट्स वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट। अब ये लोग कह के अभी हमारे जो बैठे हैं पाकिस्तानी मेहमान, ये कह रहे थे कि उसका अफगानिस्तान का बाप कौन है, पाकिस्तान का बाप कौन है, 80 साल पुराना पाकिस्तान का बाप कौन है। आप अलग थोड़ी थे, हमसे तो आप पैदा हुए और आपने जब हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपने खंजर भोंका। मैं इसको एक छोटी सी एनालॉजी देता हूं। आप पाकिस्तान को सोने से मालामाल कर देना ना मैम, ये सोने का भी खंजर ही बनाएंगे और उसको छुरा का भोंकेंगे ही भोंकेंगे, क्योंकि इनका इतिहास भरा पड़ा है पूरे उदाहरण से। बनाना जानते भी तो ब्रिगेडियर सर ने कुछ हिस्ट्री के। संजीव मलिक जी, एक बात आप जो भी बात कर रहे हैं आप उसको पूरा कीजिएगा, लेकिन एक बात और मेरे मन में बार बार आती है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत है ये। तो जिस तरह से यहाँ पर इनके सेना प्रमुख गीदड़ भपकी दे रहे हैं न्यूक्लियर अटैक की, न्यूक्लियर परमाणु युद्ध को लेकर, तो मुझे लगता है फिर भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनकी मंशा ही इस तरह की होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा मिस एडवेंचर किया जाता रहे और हिंदुस्तान में ऐसी जो उनको लग रहा है कि इतनी ग्रोथ, इतनी शांति आखिर क्यों नजर आती है। मैम, दो बात। पहलगाम से पहले इसी फील्ड मार्शल ने पहलगाम के ऊपर या हिंदुस्तान के हिंदुओं के ऊपर कुछ ऐसे अभद्र और बहुत ही ऑफेंसिव शब्द बोले थे। उसके बाद 10 या 12 दिन के बाद पहलगाम इन्होंने कराया, जहां पे लोगों की आइडेंटिटी, रिलीजन पूछ के उनको मारा गया। हालांकि उसमें हमारा मुस्लिम ब्रदर भी था कश्मीर से। दूसरी बात, फील्ड मार्शल मुनीर का काम है लोगों को भड़काना, संदेश देना, अपने प्रोक्सीज को एक्टिव करना। ये हम मान सकते हैं कि कुछ ये कर सकता है, कुछ अपने प्रोक्सीज को भेज के फिर बदमाशी करने की कोशिश कर सकता है। हमने ना अटैक किया, हमने पहलगाम पे अपने जो हमारी बेटियां हैं देश की, उन बेटियों के सुहाग का सिंदूर जिन्होंने मिटाया, उनको हमने मिटाने का काम किया। रही बात ये कि जो आज इन्होंने दी है, ये पाव के बम हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह से एनालाइज कर रही है। और ऐसा नहीं, चलो मैं आपको छोटा सा बताऊं, इन्होंने जो पाव के पत्थर दिए ना कश्मीर की जनता के हाथ में फेंकने के लिए, ये पाव वर्ड इन्होंने वहां से उठाया है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 30 साल तक वहां की जनता से पत्थर फेंकवाए 500 रुपए देके, वहां के लोगों को मरवा दिया, पूरी जनरेशन खत्म करवा दी इन्होंने। और ये लोग बैठकर तमाशा देखते हैं। आप एक बात सुनिए, एक दिन मेरे ख्याल से एक एक्सपर्ट बोल रहे थे कि बहुत दिन ज्यादा दूर नहीं, हो सकता है हम लोग देखने के लिए ना बचे, वो दिन दूर नहीं, इट विल बी पाकिस्तान और पंजाब ओनली। लेट मी, जिस स्थिति से बढ़ रहे हैं, जिस पॉलिसी को ये लेके चल रहे हैं, इन्होंने अपने अवाम को बर्बाद कर डाला। आज किस दम पर बात कर रहे हैं मैम, ये वो लोग हैं जो खुशी खुशी टूल बनना पसंद करते हैं। और सर यही तो वजह है, देखिए यही वजह है कि अब उनको इसी बात की तकलीफ है कि तालिबान को इन्होंने इसी रूप में अपना एक प्रॉक्सी वॉर के लिए इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी, और उन्हें लग रहा था कि भाई तालिबान उनका हथियार बनेगा, और वो एक तरह से जिस तरह से कहेंगे कि भाई पाकिस्तान की सेना बोलेगी सिट डाउन तो वो सिट डाउन हो जाएंगे, पाकिस्तान की सेना बोलेगी आप स्टैंड अप तो वो अप हो जाएंगे। लेकिन अब तालिबान के जो लड़ाके हैं वो इन पर भारी पड़ रहे हैं, तालिबान वो लड़ाके हैं, लोकल लोग हैं, बैटल हार्डन्ड हैं, वो इनको 20 साल तक रगड़ेंगे, इनका एक सिरिंज डाल के इनका खून तक निकाल लेंगे। ये मैं थोड़े हार्श वर्ड्स इसलिए बोल रहा हूं कि शायद इनको सभ्य भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती है। रही बात मुनीर क्या कर रहा है मैम, प्योरली डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, प्योरली लोगों का। अभी लद्दाख का जो आंदोलन जो उन्होंने किया था, इनके 250, 300, 400 लोग मार डाले इन्होंने, इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है बोलते हुए। 250 लोग थे, ठीक है, उनको समझाते, आप ठीक से लेके जाते, उनकी बात को सुनते, और जो थी कि अपने हिसाब से उसको टैकल करते। क्यों 250, 350 लोगों का कत्ल कर डाला आप लोगों ने,
और हमसे बात करते चूहे खाने की। यस, अभी उनसे खुद के घर तो संभाल नहीं रहे। शरदेंदु जी से मैं लास्ट रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। शरदेंदु जी, लेकिन लास्ट बात यही, जैसे सर ने कहा कि इसके पहले भी पहलगाम से पहले ऐसी ही गीदड़ भपकी नजर आई थी और भेज दिए थे अपने आतंकी, तो ये भी जो धमकी है इसके बाद में अब इंडिया और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर रहेगा। देखिए, हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ना है। पाकिस्तान पे किसी पे तरीके से हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की फितरत ही गलत है। पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं, जो भी एम्यूनिशन है, जो भी आपके पास युद्ध लड़ने के वेरविदौल हैं, उसका इस्तेमाल आप हिंदुस्तान के खिलाफ करते हैं। हम इस वास्तविकता से पूरी तरीके से वाकिफ हैं। हमारी तैयारी पूरी है। हम अपने सिक्योरिटी गार्ड को डाउन नहीं कर सकते। और लेकिन आपको एक बात जरूर बता दें, हर बार हमने इस लेवल ऑफ एस्केलेशन को आपको सबक सिखाने के लिए ज्यादा सीवियर एक्शन लिए हैं। पहले बालकोट, अब ऑपरेशन सिंदूर। इस बार आपने हिमाकत की, तो जैसे हमारे आर्मी चीफ ने कहा है, शायद भूगोल पे आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल बड़ी बात है सर, ये बिल्कुल सही बात है इसका आप जरूर कि ये ध्यान भारत रखिएगा। का भूगोल बिगाड़ने की कोशिश में अगर नजर आते हैं, कहीं ये पूरी तरह से नक्शे से गायब ही क्यों ना, कहीं गायब ही ना हो जाए। और जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं, भारत की जो मिसाइलें हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि क्या इस्लामाबाद से लेकर इनका एक एक जर्रा है वो पूरी तरह से अस्तित्व से खत्म हो जाएगा। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।